नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा और बात आदमपुर की सीट भजनलाल परिवार की झोली में आ गिरी है और जश्न बीजेपी में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी का दामन खुशियों से भर गया है। बीजेपी की ये भव्य जीत कही जा रही है। आदमपुर में पहली बार कमल खिला है और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। बीजेपी की ये भव्य जीत कही जा रही है। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनावों में जीत हासिल की है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। भव्य ने 15,714 वोटों से जीत हासिल की है। ये मतों का अंतर है, 15,714 वोटों के अंतर से ये जीत हासिल हुई है। और आपको बता दें कि आदमपुर में पहली बार बीजेपी का कमल खिला है। अब तक यहाँ पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, तो ये जीत बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जीत है सत्ताधारी पार्टी के लिए। भव्य ने 15,714 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है और लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है, जश्न का माहौल बना हुआ है। 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। 7 प्रत्याशी, कुल 22 प्रत्याशी थे और बीजेपी के भव्य को 6,703, कांग्रेस के जेपी को 51,662 वोट मिले। इनेलो के कुलराराम को 5,241 वोट हासिल हुए। बात आपको बता दें, बीजेपी की ये भव्य जीत कही जा रही है। भव्य बिश्नोई ने बड़े अंतर से ये जीत हासिल की है और इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। आदमपुर सीट जिस तरह से पारंपरिक सीट है, भजनलाल का परिवार 1968 से लगातार इस सीट पर काबिज है और दावा किया जा रहा था कि इस बार भी भव्य बिश्नोई ही जीतेंगे। भजनलाल परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जिसने जीत हासिल की है और इस जीत के कई मायने हैं। इस जीत के अलग राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि ये जीत सिर्फ भव्य बिश्नोई या भजनलाल परिवार की जीत नहीं है। इस राजनीतिक मायने इसके ये हैं कि इस जीत के सत्ताधारी पार्टी के लिए मायने हैं, क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीते 3 सालों में 2 उपचुनाव हुए हैं जिसमें कि बीजेपी को हार मिली थी और ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम था और आखिरकार बीजेपी की इसमें जीत हुई है। भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी, आदमपुर सीट पारंपरिक सीट बीजेपी ने जीत ली है और भव्य बिश्नोई ने 15,714 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यहाँ जो मुख्य मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया था आदमपुर उपचुनावों में और इस उपचुनाव को केवल उपचुनाव के रूप में नहीं देखा जा रहा था। इस उपचुनाव को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा था। तो इस चुनाव के राजनीतिक मायने भी थे और यही कारण था कि यहाँ पर तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे नजर आए थे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी यहाँ नजर आए थे। उन्होंने बड़ा रोड शो किया था, रैली की थी और यहाँ पर जीत हासिल करने के दावे तमाम पार्टियों द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन तमाम पार्टियों के दावे वादे सब कुछ धता बताते हुए आदमपुर की जनता ने एक बार फिर से आदमपुर सीट को भजनलाल परिवार की झोली में डाल दिया है और ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि 6-7वें राउंड के बाद से ही जश्न की तस्वीरें हमारे पास आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि लगातार भव्य बिश्नोई आगे चल रहे थे और अंत में 15,714 वोटों के अंतर से भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की। और आज के इस खास दिन आदमपुर की जनता दीपावली और होली दोनों मना रही है। भजनलाल परिवार की ये तीसरी पीढ़ी अब आदमपुर सीट पर काबिज हो चुकी है और बीजेपी के भव्य को भव्य जीत यहां पर हासिल हुई है। और अब सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश चौहान का। राजेश, भव्य बिश्नोई की ये जीत, राजनीतिक मायने क्या हैं इसके? देखिए, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं क्योंकि भव्य बिश्नोई ने ऐसे वक्त में जीत हासिल की है जब विधानसभा अपने 3 साल पर पूरे कर चुकी है इस कार्यकाल के और मनोहर लाल खट्टर सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, 2 साल बाकी हैं और सरकार के कामकाज के ऊपर मोहर होती है उपचुनाव। और जिस तरह से पहले के 2 जो चुनाव थे उनमें भाजपा को सफलता नहीं मिली, हालांकि पिछले चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल हुई है इसका संदेश दूर तक जाएगा क्योंकि 2 साल बाकी हैं, सरकार के कामकाज पर मोहर लगी है और के बड़ा फैक्टर
रहा है। भाजपा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जेजेपी ने समर्थन किया और भजनलाल परिवार की सहानुभूति और उनकी एक जो पैठ थी इस इलाके में, उन सारी चीज़ों ने अपने आप को साबित किया है। और ये इसका एक मायना ये भी है कि 2024 के जो चुनाव हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है कि इस चुनाव का संदेश वहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक साल जो 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं उसके बाद भी एक जीत हासिल हो तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खारिज करती है। इस तरह की जीत संदेश जाता है मतदाताओं के बीच, सरकार के लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद साबित हुई। और संख्या बल बढ़ा है, 41 विधायक विधानसभा में हो गए हैं, क्योंकि 46 का जादुई आंकड़ा विधानसभा में सत्ता के लिए चाहिए। 41 भाजपा के अपने हो गए हैं, जेजेपी साथ है, निर्दलीय साथ हैं, लेकिन निर्भरता एक विधायक की और कम हुई है, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं सुकून की बात है। जी, भाजपा के लिए सुकून, राहत भरी खबर है। उपचुनाव में जीत हासिल हुई, कहीं ना कहीं साख दाव पर लगी थी। लेकिन राजनीतिक मायनों की जब हम बात कर रहे हैं राजेश, तो सबसे पहले बात आगामी चुनावों की करते हैं। 2024 तो अभी दूर है, बात गुजरात चुनावों की और हिमाचल चुनावों की करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जमीन तलाशने की कोशिश की थी उपचुनावों के माध्यम से, क्या इसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल और गुजरात चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए, हिमाचल और गुजरात में तो शायद इसका इतना बड़ा कोई असर ना जाए, लेकिन एक मैसेज ये जरूर जाएगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एग्रेसिव कैंपेनिंग की यहाँ पर और एक दावा किया था कि हम खाता खोलेंगे और अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जरूर मैसेज जाएगा, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी को बहुत कम 3000 से भी कम वोट हासिल हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी की निस्बत। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही एक कड़वाहट भरा परिणाम ये कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने यहाँ डेरा डाला, भगवंत मान ने डेरा डाला, पार्टी का तमाम काडर यहाँ पर जुटा रहा, उसके बावजूद 3000 का आंकड़ा नहीं छू पाए। ऐसे में पार्टी को जरूर एक निराशा हाथ लगी है और कहीं ना कहीं हरियाणा में जो जमीन तलाशने की कोशिश थी, सियासी तौर पर पांव जमाने की कोशिश थी, उसमें नाकामी हाथ लगी है। जी, और कांग्रेस की बात करते हैं। सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने जैसे ही भव्य की जीत हुई आए और आते के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर उन्होंने तंज कसा। बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई के निशाने पर कांग्रेस कम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज़्यादा रहे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी को जो है ख़त्म किया है और जिस तरह से उन्होंने चैलेंज भी किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ पर चुनाव लड़के दिखाएं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ चुनाव को जोड़ा। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव प्रचार में यहाँ पर जुटे रहे और कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने लिए वोट मांगा, अपना नाम लेकर वोट मांगा कि आप लोग वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रहे हो। ऐसे में ये जो हार जो है वो जयप्रकाश की नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, ये कहते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी तंज कसे। आज पूरी एक आत्मविश्वास में थे, बेटे को जिताने के बाद चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी राजनीति में जो है वो पदार्पण कर चुकी है और चुनाव में जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में काफ़ी सियासी गहमा गहमी भरा ये माहौल है। जी, और जिस तरह से ये भव्य जीत हासिल हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं हो सकता है जिस तरह से हार हुई है। और वहीं बड़े चेहरे जो है यहाँ नजर नहीं आए थे, केवल दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आए थे। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित नजर आए और साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे थे कि 2024 में भी कमल खिलेगा। बिल्कुल, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। जब नतीजे सिर्फ 6 राउंड की काउंटिंग हुई थी उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार आतिशबाजी हुई, गुलाल उड़ाया गया, ढोल बजाए गए, कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आए, तो ज़रूर एक उत्साह था। और उन्होंने कहा कि 2024 में भी कमल खिलेगा और ये आगाज़ हुआ है। और रेणुका बिश्नोई ने भी कहा लिविंग इंडिया न्यूज़ से बातचीत के दौरान भी कि हमने आज से ही तैयारी जो है शुरू कर दी है 2024 की, और 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव वो भी उस लिहाज से अहम रहने वाला है, क्योंकि आदमपुर पहले हमेशा भाजपा की मुखालफत में रहता आया है।
तो अब वो भाजपा के पक्ष में है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जरूर भाजपा को यहाँ पर उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहें और हम बात करें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत शर्मा, हमारे न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भारत, जिस तरह से भव्य जीत हासिल हुई है भव्य बिश्नोई को, इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए तो मायने बहुत अधिक हैं। इसे बड़े परिदृश्य में देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जयश्री, देखिए जिस प्रकार से जो है हरियाणा गठन के बाद से आज तक आदमपुर में जो है बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। ऐसे में एक उपचुनाव में बीजेपी की वहां पर जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर हो सकती है। और ऐसे में साथ लगते हिमाचल प्रदेश में भी जो है अब चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में इससे जो है एक जरूर जोश आएगा और नई स्फूर्ति आएगी। कार्यकर्ता और अधिक जोश के साथ जो है अब चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। और सबसे अहम बात कि 2 साल बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि पहले 2 उपचुनाव जो हरियाणा में हुए थे बड़ौदा और इलाहाबाद में, वहां पर बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। बड़ौदा में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी और इलाहाबाद में इनेलो प्रत्याशी की जीत हो पाई थी। ऐसे में इस तीसरे उपचुनाव में बीजेपी की जीत होना अपने आप में काफ़ी अहम साबित होगा। जी, बीजेपी के लिए अहम साबित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आदमपुर सीट की, ये एक पारंपरिक सीट है, तो बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि इसके पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है बीजेपी और ये एक पारंपरिक सीट है, यहाँ पर चेहरा मायने रखता है, पार्टी सेकेंडरी है कहीं ना कहीं। जयश्री, देखिए शुरू से ही जो है आदमपुर वो भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, चाहे वो भजनलाल हो, उनकी पत्नी जसमा देवी हो, उनके पश्चात उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। अब भव्य बिश्नोई के रूप में भजनलाल की तीसरी पीढ़ी ने आदमपुर में अपनी विरासत को कायम रखा है। हालांकि मार्जिन जो है कुलदीप बिश्नोई की तुलना में उनका काफ़ी कम हुआ है, लेकिन किसी न किसी उपचुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी, विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार जो है चुनाव प्रचार में थे और हर एक से ये कह रहे थे कि ये चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, आप जो है प्रत्याशी को न देखिए, क्योंकि इस चुनाव के बाद वो अपनी सरकार आने का भी दावा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कहीं ना कहीं उनको जो है इस बारे में ये एहसास हुआ कि आदमपुर जो है कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि वो भजनलाल परिवार का गढ़ है, जो कि शुरू से 1968 से लेकर आज तक लगातार भजनलाल परिवार का ही वहां पर वर्चस्व कायम है। जयश्री जी, और जिस तरह से जीत के दावे किए जा रहे थे तमाम पार्टियों के द्वारा कि इस बार जो है वो आदमपुर की जनता विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जब रोड शो हुआ अरविंद केजरीवाल का, तो उस दौरान भी यही चीज़ें कही गई कि आदमपुर की जनता जो है बदलाव करेगी, लेकिन सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई और पीछे रह गई। भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जयश्री, भव्य बिश्नोई की जीत के बाद हमारे संवाददाता राजेश चौहान ने जो है भव्य से एक्चुअली बातचीत भी की और अपनी बातचीत में जो है भव्य ने यही कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता अपने इलाके में रोजगार, विकास और शिक्षा को जो है बढ़ावा देना रहेगा, क्योंकि यही कारण है कि पिछले जो है 26 साल से वो सत्ता से दूर रहा है बिश्नोई परिवार। हालांकि उनके परिवार का सदस्य आदमपुर से विधायक जरूर बनता रहा है, लेकिन सत्ता से बाहर रहा है बिश्नोई परिवार, चाहे वो कांग्रेस के समय में, क्योंकि हजका पार्टी का गठन किया था तब बाहर थे, उसके बाद जो है अब कांग्रेस पिछले लगभग 8 साल से जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो ऐसे में बिश्नोई परिवार जो सत्ता का साथ नहीं था, जिसके कारण इलाके की अनदेखी होती रही है। लेकिन आज के इस उपचुनाव में जैसे एक अहम बात ये रही कि 317 वोटें जो हैं वो नोटा को गई हैं और सबसे अहम बात कि कुल पूरे जो है चुनाव में 22 प्रत्याशी थे, 22 में से 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको नोटा से भी कम वोट मिली है और 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, यानी कि वो 100 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। ये भी एक अपने आप में काफ़ी रोमांचक बात है। जी, बेहद दिलचस्प आंकड़े आप बता रहे हैं भारत। लेकिन हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश को। शुरू से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं टक्कर देंगे और भव्य बिश्नोई के लिए भी ये चीज़ कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ हो सकती है जीतने में, जीत का मार्जिन कम हो सकता है। और वही तस्वीर देखने को भी मिली कि जीत का मार्जिन कुलदीप बिश्नोई से कम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयश्री, जो उपचुनाव होता है वो आम चुनाव की तुलना में काफ़ी हटकर होता है। उपचुनाव में कई अन्य प्रकार के फैक्टर भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम चुनाव के प्रतिशत की बात करें, कि वोटों परसेंटेज की बात करें, तो वो 75 कुछ प्रतिशत वोट जो है पोल हुई थी। और आमतौर से अगर हम पिछले आंकड़े भी उठाकर देखें तो 70 से 80% तक जब भी पोल हुआ है तो वहाँ पर जो है भजनलाल परिवार का सदस्य ही जीता है। और सबसे अहम बात कि यदि एंटी इनकम्पेंसी या सरकार के उल्ट हवा होती तो वहाँ जो है मतदान पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो है मतदान पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मात्र कुछ
पॉइंट्स में जो है अधिक मतदान हुआ, तो इसका फायदा जो बिश्नोई परिवार को मिला है। हालांकि जो उपचुनाव में कई अन्य प्रकार के फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, लोग जो है इसमें दूसरे लुभावने वादे जो मानते हैं। हालांकि जनता देखती है कि उपचुनाव है, उपचुनाव में सरकार का साथ अगर उनका प्रत्याशी जाएगा, उनके इलाके से नुमाइंदा उनका चुनकर जाएगा, तो वो सरकार से अपने कई प्रकार के काम भी करवा सकता है। तो इस प्रकार के कई अन्य फैक्टर भी होते हैं जिनको जनता ध्यान में रखती है। जी, और इसी फैक्टर का कहीं ना कहीं नतीजा रहा है कि भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की है, ये भी एक बड़ी बात है। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत राजेश, हम राजेश से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो आदमपुर पहुंचे हुए हैं। तो राजेश, इस वक्त आदमपुर की जो तस्वीर है वो कैसी नजर आ रही है? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, और क्या चाहते हैं अपने नए विधायक से आदमपुर के लोग? देखिए, आदमपुर के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है, उत्साह है, इसीलिए आतिशबाजी हुई, गुलाल उड़ाया गया। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हल्के का विकास हो, क्योंकि 1996 के बाद से आदमपुर ने एक तरह से सत्ता अपने केंद्र से कहीं ना कहीं दूर देखी है। 1991 से 96 तक चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद से जो 26 साल जो है हम कह सकते हैं पूरे के पूरे, इस दौरान बीच में कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल के लिए लगभग 9.5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका चौधरी भजनलाल के परिवार से 36 का आंकड़ा रहा, तो विकास में उतनी भागीदारी आदमपुर को नहीं मिली। और अब पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन अब सरकार में भागीदार हो चुकी है आदमपुर की जनता। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई वादे किए हैं और खुद कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने जनता के साथ वादे किए हैं। तो अब लोगों में उत्साह है और लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जो विकास की गति है वो आदमपुर में तेजी से दिखाई देगी, ताकि जो 26 साल का जो सूखा है, 26 साल की जो एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि उपेक्षा है, वो कहीं दूर हो और विकास यहाँ पर रफ्तार पकड़े। जी, उपेक्षा का शिकार आदमपुर अब विकास की ओर चलेगा। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि 2 सालों के लिए भव्य बिश्नोई का हाथ आप हमें दे दें, उसके बाद विकास हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये 2 सालों की हम बात करते हैं राजेश, तो कितना विकास आदमपुर की जनता देख सकती है इन 2 सालों में? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, हालांकि अभी देखना यह भी है कि आखिर भव्य बिश्नोई को सरकार एडजस्ट कहाँ करती है, क्या पद देती है, क्या दायित्व मिलेगा और विकास कितनी गति छू पाएगा, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक वादा करके गए जनता के साथ, और एक कसक जो है वो भजनलाल परिवार में भी है कि वो जनता को उतना कुछ इन 26 सालों में नहीं दे पाए, तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे अपने तरीके से कि आदमपुर में विकास हो, आदमपुर की सड़कें, आदमपुर का ढांचागत विकास, शिक्षा के लिए संस्थान, और चिकित्सा और रोजगार एक बड़ा मसला है। क्योंकि चौधरी भजनलाल जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने हलके में दिल खोलकर नौकरियां बांटी, रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी गई और घर घर में यहाँ नौकरी है। यही वजह भी है कि आज भी लोग उनके बिल्कुल अनुकरण करते हैं, भजनलाल को अपना बड़ा एक नेता आज भी उनकी छवि जो है लोगों के दिलों में है। और इसी का नतीजा है कि भव्य बिश्नोई की ये जीत हुई है। तो लोग चाहेंगे कि इन 2 सालों में भी वो तमाम चीज़ें उनको मिलें जो चौधरी भजनलाल सत्ता में होते हुए उनको देते थे। जी, तो भजनलाल परिवार के कायल हैं, आदमपुर जनता उनके साथ रही है। लेकिन अब जब विधायक बन चुके हैं भव्य बिश्नोई, तो एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे भव्य? क्योंकि इसके पहले कुलदीप बिश्नोई ने भी इस बात को टाल दिया था। जब पूछा गया था उनसे सवाल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे भव्य या नहीं। बिल्कुल, आज भी जब बात हुई, कुलदीप बिश्नोई से बात हुई, रेणुका बिश्नोई से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है। यदि वो कोई आशीर्वाद ऐसा देते हैं तो वो फैसला लेते हैं तो स्वागत है, लेकिन ये संगठन और मुख्यमंत्री को तय करना है। और बात शुरू से चली आ रही है कि कहीं न कहीं आदमपुर को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिल सकता है, भव्य बिश्नोई को ताजपोशी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भाजपा को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करके एक मंत्री को हटाना होगा। ये भी भाजपा के लिए कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जिले, क्षेत्र और जाति के हिसाब से मंत्रिमंडल में जो गोटियां फिट की जाती हैं उनका समीकरण भी सारा देखना होता है। लेकिन भव्य बिश्नोई को एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। भारत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। भारत, कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में अगर शामिल किया जा सकता है तो कहीं अलग मायने होंगे, और बीजेपी के अंदर क्या इस चीज का विरोध हो सकता है?
तो देखिए जयश्री, अभी जो है फिलहाल जो है बीजेपी के नेता इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आदमपुर में जो है उनका अब तक का सूखा जो पड़ा था, अब तक वहां पर कमल नहीं खिल पाया था, तो आज जो है आदमपुर में पहली बार भव्य बिश्नोई के रूप में बीजेपी वहां पर अपना कमल खिलाने में कामयाब हुई है। इसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से भी ट्वीट कर जो है जनता का आभार जताया गया है और कुलदीप बिश्नोई को इस जीत के ऊपर बधाई भी दी गई है। हालांकि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल करना ये मुख्यमंत्री के विवेक की बात है, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हरियाणा मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की संख्या पर्याप्त है, पूरी मात्रा में मंत्रिमंडल की संख्या पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो वहां पर जो है बीजेपी को अपने किसी एक मंत्री को जो है वो बलिदान देना होगा, किसी एक मंत्री से उसका मंत्रालय लेकर भव्य बिश्नोई को वहां पर एडजस्ट करना होगा। तो यकीनन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है एक अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड भी जो है बीजेपी की ओर से तैयार की जाती है। यदि किसी मंत्री के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव हो तो बीजेपी की या मुख्यमंत्री की तरफ से उसको हटाया भी जा सकता है और वहां पर जो है भव्य बिश्नोई को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये फिलहाल अभी भविष्य की बात होगी, क्योंकि अभी जो है भव्य बिश्नोई जो है वो स्पीकर के पास ओथ लेंगे, उसके पश्चात यदि विधानसभा कोई सत्र होता है तो वहां पर उस सत्र में वो शामिल होंगे। अभी ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस की बात होती है। ये अभी आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगा कि सरकार का रुख या खासतौर से कहें कि मुख्यमंत्री का रुख जो है भव्य बिश्नोई को लेकर क्यों क्या है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री जब चुनाव के अंतिम दिन जब आदमपुर में जनसभा की थी तो उन्होंने सिर्फ अपनी जनता से ये कहा था, वहाँ की जनता से, कि आप भव्य का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दे, बाकी काम वो खुद कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनके बारे में यकीनन ये बात है कि पहले से ही भव्य को लेकर कोई योजना या कोई प्लानिंग बना रखी है कि यदि वो भव्य चुनाव जीतते हैं तो उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। हालांकि मंत्रिमंडल के अलावा कई प्रकार के चेयरमैन, बोर्ड निगमों के चेयरमैन, अध्यक्ष के पद भी जो होते हैं जिनमें सरकार अपने किसी न किसी विधायक को एडजस्ट कर सकती है।